हाय फ्रेंड्स, ट्रू इंस्पिरेशन सीरीज में फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हर कोई टॉपर्स के साथ, हर कोई इंस्पिरेशनल शख्सियत के साथ हम कहीं ना कहीं इंटरव्यू करते हैं। लेकिन आज का इंटरव्यू स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं स्पेशली सिविल इंजीनियर वालों के लिए ये बहुत यूजफुल होगा इंटरव्यू, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं शिव शंकर झा। यस फ्रेंड, एलडी में हम क्लासमेट रह चुके हैं और बहुत मजा आएगा उसके साथ बात करने में, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्किंग है और उसकी जो सफ़र रही शानदार एक जर्नी रही है। क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग द हिज ग्रेजुएशन एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कहीं कैंपस सिलेक्शन में ही जीएसएफसी में उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया था। 5 साल में वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया और अभी एचपीसीएल में वो काम कर रहे। अगर उसकी जर्नी की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया सेकेंड रैंक थे, जो एक्सपीरियंस के बेस पे जब पीएसयू में रिक्रूट हुआ तब ऑल इंडिया सेकेंड रैंक पे थे। अभी रिसेंटली सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, रोड एंड बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी जो एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उनमें गुजरात में 15th रैंक पे कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल की है। तो वैसे इंस्पिरेशनल भरी पर्सनालिटी जो मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्किंग है, इतना ही नहीं मूवी में भी रोल कर चुके हैं। तो मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि मल्टी टैलेंटेड है। अभी रिसेंटली एक किताब लिखी है पोइट्री, और ये जो किताब है नॉट इन गुजरात, नॉट इन इंडिया, लेकिन वर्ल्ड वाइज और amazon.in पे कहीं ना कहीं अवेलेबल भी है। उसके बारे में भी शिव खुद ही बात करेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए आज का इंटरव्यू बहुत यूजफुल होगा। आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि भाई जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें, सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट सेक्टर में जाए या प्राइवेट सेक्टर में जाए, पीएसयू को टारगेट करना बेटर रहेगा या जीपीएससी की एग्जाम्स को टारगेट करना बेटर रहेगा। वैसे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आज हम शिव के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो शिव, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। और अगर आपकी एक जो शानदार सफ़र रही है, थोड़ा इंट्रोडक्शन आप ही खुद बोल दे तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं गुजरात में 2000 में आया और तब से मैंने केंद्रीय विद्यालय अंकलेश्वर और बड़ौदा में अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया। उसके बाद मैं एलडी कॉलेज में आपके ही साथ था और काफ़ी मज़ेदार सफ़र रहा वो। और इंजीनियरिंग के बाद मेरा जो प्लेसमेंट है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स में हो गया, जो कि एक ड्रीम कंपनी थी हम सबकी जब से हम जीएसएफसी एलडी में आए थे। राइट। और 5 साल वहाँ पे मैंने काम किया प्रोजेक्ट्स में, मेंटेनेंस में, और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा वो। और वहाँ से अभी मैंने फरवरी में जीएसएफसी छोड़ के मैं एचपीसीएल में आया हूँ, जिसमें कि मैंने ऑल इंडिया एग्ज़ाम दिया था। एक्सपीरियंस बेसिस पे एग्ज़ाम निकाला था इन लोगों ने, जिसमें कि रिटर्न इंटरव्यू जीडी सब हुआ था और मैं उसमें सेकंड रैंक ले पाया और मैंने ज्वाइन कर लिया। और 2019 में ही जो एग्ज़ाम हुई थी जीपीएससी जीईएस, जिसमें कि रोड्स एंड बिल्डिंग विभाग की 49 सीट्स थी, उसमें मैंने डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव का पद हासिल करने में मुझे सफलता मिली और मैं 15th रैंक ले पाया उसमें। और बस यही। और मैं किताब लिख चुका हूँ हिंदी कविता की, जो कि आप जानते हैं। और मैं स्केच करता हूँ, स्केचिंग करता हूँ, और मैंने फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुई एक फिल्म में भी काम किया है, जिसका नाम है मैं पल दो पल का शायर हूँ, और वो अवेलेबल है फिल्म फेयर की वेबसाइट पे। बस यही सब कुछ मैं करता रहता हूँ और समय निकलता रहता है। राइट राइट शिव जी। और स्पेशली अगर आज हम बात करें तो जो सिविल इंजीनियरिंग, अभी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जो ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग, मतलब उसकी सफ़र अभी चल रही है इंजीनियरिंग की, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर टारगेट करके कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे शिव जी? देखिए, अभी जैसे सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप है कि जैसे हमें पीएसयू में नौकरी मिलती है, और गुजरात सरकार भी बहुत सारी सीट्स निकाल रही है इरिगेशन विभाग में, आरएनबी विभाग में। तो उसका प्रिपरेशन जो है बहुत रेगुलर बेसिस पे हमें करना है। प्रीलिम्स की अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेंस की अलग स्ट्रेटजी, इंटरव्यू की अलग स्ट्रेटजी। जो सेल्फ नोट्स बना के बच्चे पढ़ते हैं उसमें बहुत फायदा होता है। कोचिंग का एक अलग योगदान है उसमें, क्योंकि एक कंपटीशन मिलता है, सब बच्चों के साथ लोग पढ़ते हैं, तो कोचिंग से भी फायदा होता है, सेल्फ स्टडी से भी फायदा होता है। और जो लोग जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे मैंने किया, कि आपको दोनों तरफ ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। एक तो आपको ऑफिस में, क्योंकि आप सैलरी पे हैं, तो आपको बहुत ऑनेस्टली वहाँ काम करना है, और दूसरा कि घर आके आपको परिवार के साथ भी रहना है और साथ में पढ़ाई भी करनी है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है, कि आप कितना टाइम अपना नोट्स बनाने में देते हैं, कितना टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में देते हैं, कैसे एग्जाम को अप्रोच करते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम आने वाला है, हो सकता है तभी ऑफिस में ही कोई बहुत जरूरी काम आ जाए, तो उसको राइट। आप कैसे मैनेज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं यही सजेशन दूंगा सबको कि जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कि आप एक सिलसिलेवार ढंग से शुरू कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, अपना नोट्स बनाना, और जो कोचिंग मटेरियल है, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं, उसको ऑनेस्टली, एकदम ऑनेस्टली सॉल्व करना। तो ये एक स्टेप रहे, गाइडिंग स्टेप रहेगा।
राइट। और सिर्फ अगर हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पिरेंट है, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ अगर प्रिपरेशन करनी है तो मेजोरिटी तो कहीं उसके दिमाग में एक ये सर्किट फिट हो गई है कि भाई जॉब के साथ गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, माना कि थोड़ा बहुत टफ है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो ये बात कहीं ना कहीं स्टूडेंट को लग रही है। और स्पेशली जॉब के साथ प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें, क्योंकि आपने जॉब के साथ ये एग्जाम्स क्रैक की है, तो आप स्पेशली आपका शेड्यूल क्या रहता था और आप कैसे प्रिपरेशन करते थे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो भी लोग जॉब में हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं कुछ लड़के, और वो चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट में आऊँ, मैं सर्विस शुरू करूँ, तो उसके लिए मेन ये है कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। कि जैसे मेरा ऑफिस का टाइमिंग था सुबह 8 से लेके 5 बजे तक का। तो मैं ये करता था कि मैं सुबह तो जाना ही है ऑफिस, स्टार्टिंग के 4 घंटे तो काम करने ही है। लंच में हमें 1 घंटा मिलता था, तो उसमें जल्दी से खाना खा लिया, अपने कुछ नोट्स लेके आए, कुछ फॉर्मूलाज बना के लेके आए, चिट्ठियां बना लेते थे, और उसको पढ़ना, उसको याद करना। फिर घर गए, घर में आपको एक 3 घंटे या 4 घंटे का शेड्यूल अपने आप को देना पड़ेगा। जो आपको सोशल गैदरिंग्स हैं, जो भी आपके हॉबीज हैं, उसको भी समय देना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको कट आउट कीजिए, जैसे मैंने सबको कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन आपको 3 से 4 घंटा शाम में डेली देना। और संडेज, संडेज को आपको पर्टिकुलर आपकी पढ़ाई में लगाना है, जिसमें कि आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, आप किसी वीकेंड कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं खुद के लिए, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि हमें याद रह जाता है। मैंने कभी भी नोट्स पढ़ा है तो मैं खुद के ही बनाता था, तो उससे क्या होता है कि याद रह जाती चीजें, कि हाँ ये पन्ने पे ये लिखा था मैंने, तो अपने हाथ से लिखी हुई चीजें याद रह जाती है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, एक रूटीन बना के चलना। राइट। और स्पेशली संडे दिन का आप बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे गैप मिल जाता है। और सिर्फ कई स्टूडेंट के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई कोचिंग सेंटर के बिना क्या हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? कोचिंग इज़ कंपलसरी फॉर क्रैक एनी एग्ज़ाम? जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोचिंग में ऐसा होता है कि मैं ये मानता हूँ कि कोचिंग सेंटर्स में कई बार ऐसा होता है कि आपको लिंक लगाने में आसानी मिलती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना बहुत चाहते हैं कि हम ये भी एग्जाम क्रैक कर लें, वो भी क्रैक कर लें, लेकिन वो लिंक नहीं बना पाते, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन की भावना नहीं रहती है। जब ओके। कॉम्पिटिशन की भावना रहती है तो हम अपने स्टेमिना से आगे जाके काम करते हैं कई बार। कि देखिए, आप हमारे जो क्लास का टॉपर है, वो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ले आया और मैं नहीं कर पाया, तो उस भावना से आपको एक पुश मिलता है, जो कि राइट। एक अननेचुरल पुश है आपकी कैपेसिटी से ज्यादा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने तो कभी कोचिंग नहीं ली, कोचिंग के बिना ही मैंने तैयारी की है। उसमें आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो नोट्स वगैरह हैं, टॉपर के नोट्स इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। हर एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो आप फॉलो कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, वो आपको जरूर सॉल्व करने जाना चाहिए, करके जाना चाहिए, क्योंकि वो ही गीता पुराण है। कि चीज पता चलता है कि कैसे सवाल आने वाले हैं, आगे जो सवाल बनेंगे वो कैसे बनेंगे। और इससे बहुत फायदा बच्चों को ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताऊं कि हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम था, उसमें 300 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और उसमें 180 मिनट्स का टाइम मिलता है, और इसमें कि ओएमआर शीट में भी गोला लगाना है। तो अगर हर क्वेश्चन क्वेश्चन तो आसान है, चलिए मान लिया क्वेश्चन आसान है, लेकिन हर क्वेश्चन अगर आपने पहली बार देखा है तो उसे सॉल्व करने में आप 1 मिनट तो जरूर लगाएंगे। लेकिन राइट। अगर आप प्रीवियस ईयर सिर्फ सॉल्व करके आए हैं, तो आप 15-15 सेकंड में उसको सॉल्व करते हुए निकलते जाएंगे। तो जो मेन क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है जिसमें टाइम लगना है, उसमें आपको टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए मैं सबको यही सजेशन देता हूँ कि प्रीवियस ईयर जीपीएससी के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए, कि आपने देख लिया तो आपको पता है कि इसमें बी लगाना है मेरे को, ये ऑप्शन सही है। राइट। और स्पेशली अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर बात करें तो रोड एंड बिल्डिंग जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, और आने वाले कुछ टाइम में ये जैसे कोविड की सिचुएशन अगर हम इसमें से बाहर आ जाएंगे तो एग्ज़ाम शेड्यूल फिर से होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर उसको हमें गाइड करना हो तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि इसकी एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से रहती है? देखिए, जो जीईएस का एग्जाम होता है, गुजरात इंजीनियरिंग सर्विसेज का, इसका प्रीलिम्स जो है वो 2 पेपर में बटा हुआ है। एक है पेपर 1, जिसमें कि 100 मार्क्स का ये लोग जनरल स्टडीज पूछते हैं, जिसमें कि जीके होता है। मेनली फोकस वो करता है गुजरात के आर्ट एंड कल्चर पे। बहुत सारे बच्चे उसमें हिस्ट्री वगैरह पढ़ के जाते हैं पूरी इंडिया की, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो गुजरात पे ज्यादा फोकस करते हैं, और फोकस भी करना चाहिए, क्योंकि सर्विसेज गुजरात की है। तो आर्ट एंड लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गई, करंट इवेंट्स हो गए, सब गुजरात का आप करके जाइए, आपका अच्छा स्कोर आएगा। जो पेपर 2 है, उसको ये लोग कहते हैं, जो पार्ट 2 है पेपर 1 का, उसको ये लोग कहते हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जिसमें कि 10 नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो गया, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह हो गया। इसमें यह है कि आपको प्रीवियस ईयर सवाल जो है यूपीएससी आईईएस के, वो सॉल्व करके जाने हैं। मेनली वहीं से ये लोग उठाते हैं और उसी का बेसिस रहता है। फिर आता है पेपर 2, जो कि होता है सिविल इंजीनियरिंग का, जिसको जो मेन एग्जाम है हमारा 300 मार्क्स का।
तो उसमें आपका यही है कि आप सब्जेक्ट्स पूरा कवर करें, कोई भी एक सब्जेक्ट को ना छोड़ें। फिर कुछ बच्चे होते हैं जो ब्रिज इंजीनियरिंग को छोड़ देते हैं, टनल इंजीनियरिंग को छोड़ दिया, एनवायरनमेंट छोड़ दिया। क्या होता है कि ये सब कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम अच्छी तैयारी करके जाते हैं, उससे बहुत टफ सवाल आ जाते हैं और फिर हम सोचते हैं अब हम क्या कर दिया, और जो हम छोड़ के चले गए उससे बहुत आसान आ गए। तो इसके राइट। लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए, कोई भी एक सब्जेक्ट को मत छोड़िए। हो सकता है कि टनल इंजीनियरिंग से 5 फालतू सवाल आ जाएं, और सॉइल मैकेनिक्स जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें आपने 1 साल तैयारी की, वो इतना टफ आ जाए कि किसी से नहीं बना, तो आप तो डिसएडवांटेज में हो गए कि आपसे वो भी छूट गया और टनल भी छूट गया। तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए, तो वो प्रीलिम्स आपका कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स में 200 से लेकर 220 तक मुझे लगता है कि एक वेरी गुड स्कोर है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। उसके बाद आता है मेंस का पेपर, जिसमें कि आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश रहता है, 100 मार्क्स का गुजराती, और 200 मार्क्स के थ्री होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के पेपर्स। तो गुजराती तो हम सबकी भाषा है, मातृभाषा है, तो वो तो हम निकाल ही लेंगे। आराम से। इंग्लिश जहां तक है, बिल्कुल, जहां तक इंग्लिश है, इंग्लिश में हमें नॉर्मल ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, उसमें एक एवरेज स्कोर ही मिलता है सबको। उसमें कोई ऐसा नहीं होता लड़का कि कोई 40 नंबर से आगे चला गया। अगर राइट। आपका बहुत खराब पेपर गया है और किसी का बहुत अच्छा गया है, तो 10-15 मार्क्स का डिफरेंस होगा, ये बात होती है। और गुजराती में भी सेम होता है कि किसी ने जोड़ने में कुछ गलती कर दी तो ही ऊपर नीचे होता है मार्क्स, वरना दिक्कत नहीं होगी। रहा सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग का जो मेंस का पेपर है, उसमें ज्यादा तैयारी जो है, आपको प्रीवियस ईयर सवाल करने हैं और कंसेप्ट सारे आने चाहिए आपको, क्योंकि ये कभी भी किसी भी कंसेप्ट से उठा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सॉइल मैकेनिक्स पूरा पढ़ा और फाउंडेशन में आपने लास्ट लास्ट में पाइल छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। हर सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी कीजिए। और प्रीवियस ईयर जैसे मैं कह रहा हूँ, तो उसमें आईईएस आ गया, आईएफएस आ गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और आईएएस आ गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होता है, कन्वेंशनल टाइप का। तो इसका सबका आपको प्रैक्टिस करके जाना है, और से आप देखेंगे सेम टू सेम पैटर्न में आपका पेपर आ जाता है। दूसरी चीज जो कि मैं भी दूसरों को कहना चाहूंगा कि ये करेंगे तो और बेटर मार्क्स आ सकता है, कि आप घर में राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाइए। कई बार क्या होता है कि हम पेपर लिखने जब जाते हैं, तो हमारा हाथ भर जाता है। कई बार हमें आदत नहीं होती 3 घंटा लिखने की। घर में हमें लगता है कि पेपर छोटा है, 20-25 सवाल है, हम बना लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि थ्योरी के इतने सवाल पूछ देंगे वो, कि आपका हाथ हाथ भर जाएगा। तो उसके लिए आप घर में काफी प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का, ड्राइंग बनाने का, स्ट्रेट लाइन खींचने का, ताकि वहां आपका वक्त बर्बाद ना हो। राइट। तो प्रॉपर प्रैक्टिस एक बहुत मैटर करता है, आपकी एग्जाम क्रैक होगी या नहीं होगी उनमें। बिल्कुल। और प्रीलिम्स का पेपर के लिए भी प्रैक्टिस के लिए आप ओएमआर शीट जो है, आप गूगल से डाउनलोड करके ओएमआर शीट भरिए। क्योंकि जहाँ जैसे सबको पता है कि जीपीएससी में एक अलग फीचर है, जिसमें कि अगर हम कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसमें ई ऑप्शन में हमें गोला लगाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारों को नहीं पता है। तो अगर आपके सामने 300 सवाल हैं, तो अगर आपने 250 सॉल्व किए, तो ऐसा नहीं है कि 250 गोले लगाने, गोले तो 300 ही लगाने, क्योंकि 50 गोले लगेंगे ई ऑप्शन में कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया। ये क्यों करते हैं ये नहीं पता जीपीएससी, लेकिन ये एक इनका फीचर है। तो इसमें ऐसा है कि आप 300 गोले लगाएंगे तो कम से कम 45 मिनट जाता है अच्छे से गोला लगाने, क्योंकि गोला बाहर चला गया तो वो आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग होती है। राइट। तो उसमें ऐसा है कि मैं ऐसा अप्रोच सबको सिखाता हूँ कि आप जब भी पेपर आपके हाथ में आया, तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए कि 1 लाइनर और 2 लाइनर सवाल है। 1 लाइनर और 2 लाइनर को सॉल्व करते चलिए, पेपर पलटिए, सॉल्व करते चलिए, और हर 30 सवाल के बाद गोला लगाइए। 30 सवाल हो गए आपके, आप गोला लगा दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट अप्रोच में जो बड़े क्वेश्चन हैं उस पे जाइए। फाइनल अप्रोच में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो कि न्यूमेरिकल्स हैं। तो इससे क्या होगा कि दबाव कम पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि साथ साथ में गोला लगाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है कि आपको ओएमआर शीट ऊपर रखनी पड़ेगी, फिर पेपर ऊपर रखना पड़ेगा, फिर ओएमआर शीट रखनी पड़ेगी। और कुछ बच्चे ऐसा करते हैं जो एक साथ लगाते हैं, उसमें पैनिक अटैक होने का चांस है कि वक्त कम बचा है और आपने गोला कहीं बी का, अगर एक भी आपका सीक्वेंस बिगड़ा तो सारे सवाल गलत हो जाएंगे। तो इसके लिए साथ साथ में गोला लगाते जाना है। राइट। और स्पेशली से जैसे आपने कैंपस प्लेसमेंट से ही एक वेल नोन कंपनी, जो बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि मुझे ऐसी सारी कंपनीज में जॉब करनी है या वहाँ पे मुझे अपना करियर बनाना है। तो स्पेशली एक क्वेश्चन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या लास्ट ईयर में होंगे, या ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी। तो आफ्टर कंप्लीटिंग सिविल इंजीनियरिंग उसके पास कितने सारे स्कोप रहते हैं, अगर उसको एक आंसर में हम समराइज करें तो आप क्या कहोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है प्राइवेट का, गवर्नमेंट का, तो आप क्या कहोगे। जी देखिए, जैसे जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा आज की डेट में 3rd ईयर में है सिविल इंजीनियरिंग में,
तो उसके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? उसके पास पहला ऑप्शन है, जिसको कि मैं फोरमोस्ट मानता हूँ, कि आईईएस का एग्जाम है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। दूसरा हो गया हमारा जीपीएससी, जो कि अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग डिपार्टमेंट में एग्जाम्स लेता रहता है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी ले लीजिए, चाहे ओडा ले लीजिए, बूडा ले लीजिए। ठीक है। तीसरा हो गया आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में गुजरात बहुत लकी है और देश का सबसे सर्वोपरि राज्य है, क्योंकि इसके पास इतने सारे कंपनीज हैं। आप दहेज चले जाइए, आपको 2000 कंपनीज मिल जाएंगे एक साथ। तो इंडस्ट्रियल तो यहाँ पे पूरा जंगल है, इंडस्ट्रियल जंगल। तो नौकरियों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे अगर प्लेसमेंट के लिए आप वेट करते हैं, एलएनटी आती है, बहुत बड़ी कंपनी है। लिंडे आती है, बहुत बड़ी कंपनी है। जीएसएफसी, जो कि सबकी ड्रीम होती है। जीएनएफसी हो गया। ये हो गया प्लेसमेंट का। अगर मान लीजिए कोई प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर वो गेट में अपियर हो। गेट के थ्रू वो एमटेक कर सकते हैं। उनका जो एमटेक का ड्रीम है, मास्टर्स का ड्रीम है, अगर वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एमटेक करें, अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दें और रिक्रूट हो जाएं। जैसे एलडी में ही हमारे ही बैच के कुछ लोग हैं, जो कि बहुत अच्छी, बहुत शांतिपूर्वक अपनी लाइफ भी जी रहे हैं और बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। इन सब के अलावा आपको कुछ करना है तो आप फिर अपना एमबीए की लाइन में जा सकते हैं, कि आपने पूरी टेक्निकल लाइन छोड़ दी और आपने कैट की तैयारी कर ली और आप वहां चले गए, आप सेप्ट में जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास ऑप्शन से अवेलेबल है आफ्टर इंजीनियरिंग। राइट। और स्पेशली अगर पीएसयू को टारगेट कोई स्टूडेंट को करना हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन रह सकते हैं? पीएसयू के लिए देखिए, पीएसयू में पहले के हमारे के टाइम पे 2015 से लेके आप 18 तक समझिए, तो सारे के सारे पीएसयू गेट के थ्रू रिक्रूट करते थे। तो राइट। गेट में जी, तो गेट में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपने गेट में कम से कम नहीं तो 200 रैंक के अंदर लाना है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग आप सब जानते हैं कि सीट्स थोड़ी कम निकालते हैं। क्योंकि हर इंडस्ट्री में लोगों को ये जानना जरूरी है, कि कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैं मैकेनिकल लूँ, सिविल लूँ। तो सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि हर कंपनी जो होती है इंडिया में, वो प्रोडक्शन बेस्ड होती है। केमिकल इंजीनियर जो होता है वो उस कंपनी को चला रहा होता है, प्रोडक्शन। और जो मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो हम क्या करते हैं, उस प्लांट को चलाने में उनकी मदद करते हैं। तो सिविल इंजीनियर की सीट जो है हर कंपनी में कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे मदद के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं। तो अगर मुझे कोई 100 आदमी की गैंग को भी हैंडल करना है तो एक सिविल इंजीनियर इनफ होता है, इसलिए सीट कम होती है। तो हमें 200 के रैंक के अंदर गेट में लाना पड़ेगा। और उसके बाद इंटरव्यू होता है, जीडी होता है, अलग अलग पीएसयू का। महारत्न पीएसयू है, नवरत्न पीएसयू है। लेकिन 18 के बाद मैंने चेंज होता हुआ ट्रेंड ये देखा है कि सारे पीएसयू अलग से भी एग्जाम ले रहे हैं। गेट से भी कुछ सीट्स को भरते हैं, कुछ सीट वो प्लेसमेंट से भरते हैं, क्योंकि आईआईटी वगैरह के साथ करार है उनका कि उन्हें जाना ही पड़ेगा। और कुछ सीट जो है वो एक्सपीरियंस से भर रहे हैं। जैसा कि आजकल देख ही रहे हैं सब लोग कि लेटरल एंट्री में अच्छे लोग मिल जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं एलडी के, मान लीजिए कि उन्हें जीएसएफ से नहीं मिली, वो एलएनटी गए और 4 साल उन्होंने एलएनटी में इतना जम के काम किया, इतना सीखा, कि आप अब वो एचपीसीएल या ओएनजीसी के लिए एक एसेट बन सकते हैं। तो ओएनजीसी क्या करेगी, किसी नए सीखे लड़के को एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर रिक्रूट करने के बजाय किसी एलएनटी के होनहार लड़के को उठा लेगी। राइट। तो ये अलग अलग तरीके हैं पीएसयू के रिक्रूटमेंट के। तो हमें क्या करना है, अगर कोई लड़का एलएनटी में चला जाता है या लिंडे में चला जाता है, या मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी में गया है जहां उसे मन नहीं लग रहा है, एशियन पेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सिविल इंजीनियरिंग को छोड़े नहीं। वो अपने किताबों को रिवाइज करता रहे, रिवाइज करता रहे। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा कोई एग्जाम आ जाएगा, जैसे एचपीसीएल का आया, पहली बार आया इतिहास में, पहली बार एचपीसीएल का ये पोस्ट के लिए, ई3 पोस्ट के लिए पहली बार एग्जाम निकला और हम उसमें सेलेक्ट हो गए। वरना हम ये क्या यही होते और कुछ, या तो गुजरात सरकार ज्वाइन करते या कुछ करते, लेकिन हम यहाँ आ गए क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ गई। हाँ, लेकिन अगर मैं तैयार नहीं होता, अगर मैंने पढ़ाई नहीं कर रहा होता, तो ये हाथ से चला जाता। तो राइट। इवन आफ्टर 6 years ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं टच में हूँ। हाँ, थोड़ी तकलीफ होती है कि सेम सेम चीज को रिवाइज करना है। आप टच में रहिए तो ऐसा ही कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाएगा और आपको लेके चला जाएगा। राइट। जैसे शिव ने बताया कि भाई एचपीसीएल में जो सेकंड रैंक है, ये रैंक इसलिए आ पाया क्योंकि वो टच में है और कंटिन्यूअसली उसकी प्रिपरेशन चल रही है गवर्नमेंट को लेकर, जीपीएससी को लेकर, जैसे जीएस की एग्जाम्स क्रैक की। तो आप भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करते रहिए। हाँ, अभी आप जो जॉब कर रहे हैं मे बी आप सेटिस्फाइड ना हो या आपको वहाँ पर मज़ा ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप इस फील्ड को मत छोड़े, टू बी कंटिन्यूअस करें अगर आप इस फील्ड में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। तो जैसे कहा कि पीएसयू हर कोई कंपनी अलग अलग अपने ओर से एग्जाम्स ले रही है, तो आपको भी एचपीसीएल जैसा या कोई ऑप्शन, जैसे शिव को अपॉर्चुनिटी मिली, जब आप अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब वो ग्रैब करने के लिए सिर्फ अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, आप क्रैक भी करने चाहिए। तो क्रैक तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रिपरेशन बैक में होगी। तो बहुत अच्छी बात शेयर की। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग को एक क्वेश्चन रहता है। बिल्कुल। और गुजरात सरकार भी मुझे लग रहा है कि यही करेगी आगे भी जाके, कि वो कुछ जो बड़े पद हैं उस पे वो लेटरल एंट्री ले।
तो कोई अगर आज कुछ खराब कंपनी में, किसी रबड़ की कंपनी में ही अगर काम कर रहा है, तो वो दुखी ना हो कि वो जीवन भर वहीं रहेगा। वो थोड़ा उसमें अपना टच बना के रखे, क्या पता कि वो अचानक से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाए किसी दिन। राइट, 100%। और जब भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, और लास्ट अगर हम 1-1.5 साल से बात करें, तो मेजोरिटी एग्ज़ाम्स जो है जीपीएससी या जीईएस या टेक्निकल या कोई भी ब्रांच की एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, तो कोविड की वजह से वो डेट या शेड्यूल पूरा चेंज हुआ है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के अंदर जो पैशन, जो धीरज जो होनी चाहिए, वो नहीं रहती कि भाई कितनी बार प्रिपरेशन करें, अब एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। तो ये डीमोटिवेशन सा कहीं ना कहीं हो जाता है, और ये नेचुरल है होना, स्टूडेंट को ये होगा। लेकिन ये माहौल के अंदर भी आप मोटिवेट कैसे रहे? या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे आपको एवरी टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं सक्सेस मिल गई, जैसे कैंपस में अच्छी खासी कंपनी में जॉब मिल गई, प्लेसमेंट हो गया, आज आप HPCL में है, सेकंड रैंक पे है, GS क्रैक किया, 15th रैंक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हर जगह ट्राई करते हैं, लेकिन हर जगह से उसे फेलियर मिलती है, तब वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन तब भी उसे सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई और बंदा हमारे जैसे लोग आके मोटिवेट करे, वो मोटिवेशन लंबा टिक नहीं पाता। जब सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर, खुद अंदर से मोटिवेशन हो, तो वो आपको लंबा ले जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करते थे? क्योंकि आपकी लाइफ में भी कभी ये फेज आया होगा, तो वहां से आप कैसे बाहर निकले? बिल्कुल सही बात कही आपने। आपने तो अभी 3 चीजें बताई जो कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की। अब मैं दूसरों को हिम्मत देने के लिए भी बताता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ फेल हुआ। मैंने जब मैंने 12th कंप्लीट की, तब मैं IIT में फेल हुआ, मैं NIT में फेल हुआ, मुझे वो दोनों नहीं मिले। फिर जब मैंने 2015 के बाद मैंने गेट दी, उसमें मैं फेल हुआ, मुझे कोई PSU नहीं मिला। मैंने 2017 में IES दिया, मैं उसमें फेल हुआ। मैं 18 में IES दिया, मैं उसमें फेल हुआ। मैं 19 में IES दिया, उसमें फेल हुआ। लेकिन 20, जो कि पूरे दुनिया के लिए सबसे तबाही भरा साल रहा, उसने मेरी लाइफ बदली। और अचानक से आके मुझे दो दो तीन तीन चीजें एक साथ दे दी। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, और सब बताते भी हैं, कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ लोग बताते हैं। लेकिन मैं ये साफ बता रहा हूँ कि फेलियर आएंगे। जैसा कि हमारा कोविड सब फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से सारा एग्जाम डिले हो रहा है। हमारा जो फाइनल रिक्रूटमेंट हो गया था HPCL का, हमारी ज्वाइनिंग मार्च 2020 में थी, लेकिन कोरोना की वजह से हमारी ज्वाइनिंग हुई फरवरी 2021 में। तो 1 साल तो हम भी डिले हुए। तो इस डिले में मैंने क्या किया कि मैंने अपने अंदर की हॉबीज जो थी, जो मैंने पढ़ना था, जो कुछ सब्जेक्ट्स मैंने छोड़ रखे थे, मुझे कुछ नोट्स बनाने थे, किसी किसी वेबसाइट्स पे, ब्लॉग्स पे अपलोड करना था, जैसे वो मैंने कंप्लीट किया। मैंने इस साल लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू किया, तो आज की डेट में मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूँ। मैंने कभी सीधी लकीर नहीं खींची थी, मैंने पेंटिंग बनानी शुरू की। और ये सारी चीजें लोग समझते हैं कि पढ़ाई से दूर ले जाती, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम कोई भी अंदर, अपने अंदर की आती हुई प्रतिभा को, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो खाना बनाना क्यों ना हो, अगर हम उसको सही चैनल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें एक दूसरे फील्ड में मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे प्राइमरी फील्ड को पुश करता है। जैसे मान लीजिए कि आज मैं ऑफिस में हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगले प्रमोशन के लिए जान लगा दूं, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। हो सकता है कि वो मुझे नहीं मिले, लेकिन साथ साथ में मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, मैं कविता लिख रहा हूँ या कुछ भी पोइट्री कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसमें मिलने वाला सक्सेस क्या करता है, मुझे मुझे जगाए रखता है। मुझे ये रखता है कि आप मोटिवेटेड रहो, अपने प्राइमरी गोल में भी मोटिवेटेड रहो। और हाँ, हार गए तो क्या हुआ, वहां जीत रहे हैं हम। तो इसलिए मैं सब लड़कों को, सब बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप घर बैठे हैं, आप जॉब कर रहे होते, लेकिन आप अभी घर में हैं, तो आप इसको बहुत उपयोग कीजिए। आप आपकी फेवरेट बुक पढ़िए, आप आपकी फेवरेट ब्लॉग लिखिए, आप आपका कोई नोट्स बना लीजिए। मान लीजिए कि आप सोच रहे थे कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग मैंने बहुत दिनों से पढ़ना है और कुछ टॉपिक मुझे नहीं आता है, तो यही टाइम है उसे सीखने का। आप यूट्यूब पे जाइए, उसे सीख लीजिए। किसी किसी बच्चे का स्ट्रक्चरल एनालिसिस बहुत कमजोर होता है, तो ये टाइम है वो सीखने का, आप वो सीख लीजिए। किसी किसी का इंग्लिश कमजोर है, तो वो सीख लीजिए। मैं गुजरात में 21 साल से हूँ, गुजराती मेरी मातृभाषा है, लेकिन मुझे आती नहीं, मुझे लिखना नहीं आता था। लेकिन मैंने 2019 में इसे लिखना शुरू किया, और 3 महीने में मैंने इसे सीख लिया। तो वैसे आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले इंटरव्यू में कभी आप UPSC के इंटरव्यू में बैठे, और तभी आपको अच्छे से इंग्लिश में आपने जवाब दिया और आपका ये काम लग गया, तो फिर आप सोचेंगे कि ये पीरियड मैंने यूटिलाइज किया। लेकिन अगर आप सिर्फ पैनिक होते रहेंगे, और जो कि समय आप देख ही रहे हैं कैसा है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हर दिन कुछ अलग ही ला रहा है। तो उसके लिए आप, ये है कि आप अपना कुछ ना कुछ ग्रोथ करते रहिए, या पढ़ाई में, या आपके हॉबी में। और उससे आप देखेंगे कि आपका जो एनर्जी है वो चैनलाइज होता रहेगा, फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, और जब एग्जाम होगा तो आप फ्लाइंग कलर से पास हो जाएंगे।
राइट। बहुत बड़ी टिप्स दी, और ये टिप्स ऐसी है कि कहीं ना कहीं से उसके ऊपर ट्राई एंड एरर करके वहाँ से रिजल्ट निकाल चुके हैं, तो आपको इम्प्लीमेंट ही करना है। और स्पेशली अगर बात करें, जैसे आपने बात की प्रीलिम्स के बारे में, मेंस के बारे में, और इंटरव्यू का भी आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा, जैसे आपने अभी सफ़र शुरुआत से लेकर अभी तक अगर शेयर की कि वे आईएएस दे चुके हैं, अगर जीएस में आपने सक्सेस हासिल की है, एसपीसीएल की बात करें, जीएसएफसी की बात करें, तो एक इंटरव्यू में पर्टिकुलर अगर हम टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, तो इंटरव्यू में जब स्टूडेंट को क्रैक करना है तो कौन सी बेसिक चीज़ उसे आनी चाहिए, कौन सी बेसिक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, और इंटरव्यू को लेकर स्टूडेंट कैसे प्रिपरेशन करें? ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। इंटरव्यू में क्या होता है कि कई बार हम रिटर्न में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी पैनिक कर जाते हैं। और रिटर्न में क्या होता है कि हमारे पास 12-13 घंटे हैं। एक एक पेपर में आप देखिए कि जब 900 मार्क्स का हम रिटर्न एग्जाम निकाल लिखते हैं तो कितने सारे घंटे हम उसमें लगाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपको सिर्फ 20-25 मिनट मिलता है परफॉर्म करने के लिए। तो वो 25 मिनट अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो सारा दिक्कत हो जाती है आपके रिजल्ट में। तो उसमें ये है, अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसको मैं दो भाग में बांटूंगा। एक तो जो बच्चे पहली बार एग्जाम लिख रहे हैं, पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट समझिए या जीपीएससी जीएस को समझिए, और एक मैं दूंगा एक्सपीरियंस वालों के लिए, क्योंकि दोनों का इंटरव्यू बिल्कुल अलग होता है। तो जो पहली बार दे रहे हैं उन्हें ये करना है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर चीज उन्हें रिवाइज करके जानी है। जो भी चीज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हमेशा प्रैक्टिकल सवाल आएंगे। जैसे मैं जीएसएफसी का इंटरव्यू दिया था, उसमें काफी प्रैक्टिकल और काफी आसान सवाल था, लेकिन वो मुझे नहीं आया था क्योंकि उस वक्त मैंने वो काम नहीं किया था। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि जो कंस्ट्रक्शन है, हमारा दो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, एक होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी और एक होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये दोनों सब्जेक्ट हमारा बाइबल हो जाएगा, हमेशा इन्हीं में से सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा, आपका प्रोजेक्ट, कि आपने फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में जो आपने प्रोजेक्ट किया है उसके बेसिस पे होंगे आपने ये क्यों चुना। तो आपने उसमें ब्लफ नहीं करना है, ब्लफ हमेशा पकड़ा जाएगा। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो इंटरव्यू लेने आए हैं, तो उन्हें हम ब्लफ नहीं कर सकते। तो आपको क्लियर कट सही जवाब देना है। दूसरी तरफ मैं आता हूँ एक्सपीरियंस बेसिस पे। जब आप एक्सपीरियंस बेसिस पे जाते हैं तो आपको वो थ्योरेटिकल सवाल नहीं पूछते, वो आपको हमेशा प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं कि आपके नीचे कितने लोग रिपोर्ट करते हैं, आप उन्हें कैसे डील करते हो, अगर किसी ने गलती की तो आप उसको कैसे सुधारोगे, आपके ऊपर चार्जेस लगे तो आप उसे कैसे उभरोगे। तो इन सवालों का आपको जवाब देना है। जब आप एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो आप उस सवाल का जवाब दे पाओगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको जीएस एग्जाम की, जीपीएससी की। तो जब मैं पहली बार गया अंदर, तो लकीली मुझे डासा साहब का पैनल मिल गया, जो कि ओह, हम सबके वेरी पूज्य अपना जीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं। मैं राइट। बहुत मानता हूँ उनको। तो वो मिल गए, अब सामने साहब मिल गए, पहली बार देखा उनको तो एक वो भी था, भाव विभोर सा हो गया कि मतलब। तो बैठने को कहा, बैठे। तो सर ने पहला सवाल यही किया कि आपका इंटरव्यू इंग्लिश में लें कि गुजराती में। ये सवाल किसी से नहीं हुआ था अब तक। तो मुझे ये सवाल बहुत नया लगा, मुझे लगा कि मुझे दोनों भाषा आती है, मैं अगर गुजराती कहता हूँ तो हो सकता है कि गुजराती बहुत प्योर वाला ये यूज करें, और हो सकता है कि मैं फंस जाऊं। तो मैंने इंग्लिश कह दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। इंटरव्यू शुरू हुआ। स्टार्टिंग के 3 सवाल मुझे नहीं आए, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने दिया, चेहरे पे ऐसी ही स्माइल रखी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक जॉब थी, मुझे ये पता था कि मैं घर नहीं बैठा हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा मेरी लाइफ में, मुझे डरना नहीं है, और मैं हंसता ही रहूंगा। और इंटरव्यू के बाद जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा गया। जबकि मैंने सवाल 3 स्टार्टिंग के सवाल के जवाब नहीं दे पाया था। गलत नहीं दिए, नहीं दे पाना और गलत दे पाना में बहुत बड़ा अंतर है इंटरव्यू में। अगर आपको कोई सवाल पूछता है, आपको नहीं आता, आपको क्लियर कट कहना है मुझे ये नहीं पता। वो दूसरा सवाल पूछेंगे, आपने कहना है मुझे ये नहीं पता। फिर वो मुझे ये भी पूछा कि आपको नहीं पता या आपको नहीं आता, तो तभी ये कहना है मुझे नहीं पता है, अभी आता है नहीं। दोनों का अलग अंतर अंतर निकलता है। फिर मुझे इंटरव्यू में काफी अच्छा स्कोर मिला, गुजरात का थर्ड हाईएस्ट मार्क्स मुझे दिया, 60 आउट ऑफ 100। तो इंटरव्यू में यही है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपने झूठ नहीं बोलना। अगर आपको 15 सवाल पूछे गए हैं और आपने 10 के ही आंसर दिए हैं, वो 10 भी आपको रैंक 1 दिला सकता है, क्योंकि वो जो सामने बैठे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। वो आपका पूरा पर्सनैलिटी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के 5 मिनट में। आप उनको धोखा दे ही नहीं सकते कि हाँ मुझे सब आता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपको कुछ नहीं आता, इसलिए आप उस तरफ बैठे हैं, वरना आप इस तरफ बैठते। तो राइट। इसीलिए इसीलिए वो सवाल उस तरह से ही पूछते हैं। तो डासा सर ने मुझे यही से पूछा, मुझे पूछा कि और क्या क्या करते हो। तो मैंने बताया कि मैं कविता करता हूँ। प्रेमानंद जी के बारे में पूछा कि वो कहाँ के थे, क्या करते थे, मैंने बताया बस। लेकिन उनके चेहरे पे बिल्कुल स्माइल नहीं है, क्योंकि ये उनका स्ट्रेटजी है। वो आपका कॉन्फिडेंस आपका चेक करते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं दर्शाएंगे कि वो बहुत खुश हो रहे हैं, उन्हें बहुत मजा आ रहा है, वाह वाह बेटे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे वो एकदम सीधा आपके मुंह की तरफ देखते रहेंगे। एचपीसीएल का इंटरव्यू भी कुछ इसी तरीके का था कि एक्सपीरियंस बेसिस पे था।
तो कैसे काम किया, क्या किया, वही सब पूछा। वहां भी बहुत सारे सवाल नहीं आए। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम निकाले हैं तो हम पंडित हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सवाल हमें नहीं आते, लेकिन उस वक्त चेहरे पे स्माइल रखनी है, ये सोचना है कि ये नहीं तो इससे बेहतर मैं कुछ कर लूंगा। लाइफ में सबको कुछ ना कुछ करने का तो होता ही है, लिखा हुआ ही है हमारा। तो डरना नहीं है, वहां पे अच्छे से स्माइलिंग फेस देके अपना आंसर देना है। और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो वेरी गुड, नहीं हुए तो ये आप एक्सपीरियंस लेके निकलिए। राइट, बहुत बहुत बड़ी बात कही। और इंटरव्यू में बेसिकली यही है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है, आपकी हॉनेस्टनेस क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स और वो लोग जज कर ही लेंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक और सालों से काफ़ी टाइम से और वही आपसे काम। आपसे सीखने लायक है कॉन्फिडेंस, जो आपका ऑन स्क्रीन कॉन्फिडेंस है। और आपको मैं जब जब बोलते हुए सुनता हूँ तो मैं वीडियो राइट। पूरा देखता हूँ, चाहे मैं एग्जाम की तैयारी ना भी कर रहा हूँ, राइट। लेकिन मैं वो कॉन्फिडेंस जरूर सीखता हूँ आपसे, कि राइट। अगर कुछ बोला है तो उसको स्माइलिंग फेस के साथ बोलिए और आगे बढ़िए। राइट, 100%। और बेसिकली अगर बात करें तो रोड एंड बिल्डिंग या सिविल इंजीनियरिंग में जो जीएस में अगर आप क्रैक करके निकलते हैं, तो बेसिकली वर्क कल्चर क्या रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बेसिकली होती है? देखिए, यहाँ पे दोनों पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो आपका हेड ऑफ डिवीजन होता है, और जो आपका डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव है वो सब डिवीजन संभालता है। जहां तक पहले पोस्टिंग की बात थी तो पहले सब डिवीजन अलग अलग मिलते थे रोड्स एंड बिल्डिंग विभाग के अंदर ही, लेकिन आजकल डेप्यूटेशन भी मिलने लगे हैं। तो आपको हो सकता है कि आप बहुत लकी हैं तो आपको अहमदाबाद पोस्टिंग मिल जाए आपके ही शहर में, आपको बड़ौदा पोस्टिंग मिल जाए, बूडा में मिल जाए, सूडा में मिल जाए, ओडा में मिल जाए। आपका जो काम रहेगा वो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट रहेगा, एग्जीक्यूशन देखना रहेगा। आपको असिस्टेंट इंजीनियर रिपोर्ट करेंगे और आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिपोर्ट करेंगे, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सीट है। अगर नहीं है, किसी किसी जगहों पे कई बार नहीं भी होती है, बाईपास भी होता है, तो आप डायरेक्ट एसी को भी रिपोर्ट करते हैं। तो जहां तक बात है काम की, काम काफी शानदार है। डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर किसी भी पद का जो कि गुजरात सरकार ऑफर कर रही है, काफी शानदार पद है। गुजरात के डेवलपमेंट में आप काम करेंगे। रोड्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग की लाइफ लाइन मानी जाती है, तो आप रोड्स एंड बिल्डिंग विभाग में होंगे। तो वो एक बहुत अच्छा काम रहेगा किसी भी बच्चे के लिए जो सिलेक्ट होता है। और एग्जीक्यूटिव में सिलेक्ट हो गए तो आप इन द नेम ऑफ गवर्नर सारे डिसीजन ले सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, और आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो चीफ इंजीनियर को। तो एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भाग नहीं सकते। आपको उसमें काम करके दिखाना भी है, क्योंकि आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हो। पीएसयूज में क्या होता है, आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल नहीं होते हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हो, तो आपको उतनी ही ऑनेस्टी, उतनी ही क्लियरेंस के साथ काम करके दिखाना होता है। काम बेहद शानदार होता है। तो काम के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा टेंशन लेगा। वो बस एग्जाम क्रैक करे और ज्वाइन करे। राइट। और अगर लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो मेजोरिटी क्या होता है कि आप ही की तरह कोई अगर अच्छे खासा पैकेज में कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं और तब उसे क्विट करके अगर गवर्नमेंट में जाना हो, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को कैसे क्लियर करें? और आपने स्पेशली जो डिसीजन लिया है कि आप अभी एसपीसीएल को ही कंटिन्यूअस कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को ये डिसीजन लेते वक्त कौन कौन से बेस को ध्यान में रखना चाहिए? ये बहुत सही सवाल है, और इसे तो मैं अभी गुजर ही रहा हूँ और गुजर रहा था कि मैं क्या करूं। क्योंकि भगवान ने पहले 3 लड्डू नहीं दिए और बाद में 3 लड्डू एक साथ रख दिए कि जीएसएफसी, एचपीसीएल और जीपीएससी, तीनों एक से एक महानायक कंपनी है। तो ये है कि इसमें बहुत ही ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपका पर्सनल गोल क्या है। कि अगर आज उठ के मैं गुजर साहब से पूछूं कि गुजर साहब आप क्या चाहते हैं, तो गुजर साहब जवाब देंगे कि ये है। लेकिन मैं आपसे आपका राय ले सकता हूँ, लेकिन मेरी राय क्या है वो मुझे बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए ये है कि अगर मैं एचपीसीएल में कंटिन्यू कर रहा हूँ या कोई बच्चा प्राइवेट में है, तो उसे ये देखना है कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है। क्या पैसा उसकी रिक्वायरमेंट है, मनी उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या पैकेज उसका रिक्वायरमेंट है, क्या फॉरेन टूर्स उसके रिक्वायरमेंट है, क्या एमबीए करना है उसे, या उससे कंपनी स्विच कर करके वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के लेवल तक पहुंचना है किसी कंपनी के, तो वो बेशक प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करे या पीएसयूज को ज्वाइन करे। लेकिन अगर उसे होम स्टेट, गुजरात से अच्छी जगह तो कुछ नहीं है इंडिया में, अगर उसे होम स्टेट में रहना है, होम स्टेट के लिए काम करना है, और एक अच्छा सैलरी, एक अच्छी रिस्पेक्ट सोसाइटी में उसको लेके आपको साथ चलना है, तो आपके लिए ये गुजरात सरकार है। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि सबका डिसीजन अलग अलग है। मैंने जो डिसीजन लिया वो भी बहुत डायलेमा से गुजरा हूँ, शायद आप जानते ही होंगे, आपके साथ भी डिस्कस किया था। बहुत डायलेमा से गुजरा हूँ, लेकिन अंत में आके मैंने ये डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। सबका अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं गुजरात सरकार नहीं ज्वाइन कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात सरकार में कुछ प्रॉब्लम थी जिसको मैंने आउटलॉ कर दिया और मैं यहाँ आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैं हो सकता है कि उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। कई बार कुछ कुछ खाने बने होते हैं, आप उसमें फिट नहीं होते, तो उसकी मतलब ये नहीं कि वो जगह खराब है। राइट। तो मैं उसमें फिट नहीं हो रहा था, तो मैं अपने आप को निकाल के मैंने यहाँ स्थापित किया। और क्या पता आगे मौका मिले, भगवान मौका दे, तो क्या पता डायरेक्ट फिर से किसी बड़े पद पे एंट्री हो। राइट। और बस मैं लोगों से भी यही कहूंगा कि आप अपना डिसीजन खुद के बेसिस पे बनाएं। अपने पेरेंट्स से भी पूछें, अपने दोस्तों से भी पूछें, सबसे पूछें, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से। और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि ज़रूरी नहीं है आपका जो बिल्कुल वैरी डिसीजन है वो करता मेरा है। हो। राइट। बिल्कुल वैरी करता है, और उस वैरी करने के चक्कर में क्या होता है, कई बार हम दूसरों का सुन के कि जैसे मान लीजिए मैं एचपीसीएल में हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स में हूँ, कुछ लोग एचपीसीएल में रिटेल में हैं, कुछ लोग ओएनजीसी में हैं, जैसे मेरे फादर ओएनजीसी में रिटायर हुए, कुछ ऑफशोर में हैं, कुछ लैंड पे हैं। तो आप ऑफशोर वाले से पूछेंगे तो बोलेगा ओएनजीसी खराब है, लैंड वाले से पूछेंगे बोलेगा इससे अच्छा कंपनी ही नहीं पूरी दुनिया में। राइट। आप जीएसएससी में पूछेंगे प्रोजेक्ट्स में तो बोलेगा कि बड़ौदा में रह के ऐश है, लेकिन आप जीएसएससी में पूछेंगे मेंटेनेंस में तो कहेगा कि काम अच्छा नहीं है। सेम आप गुजरात सरकार में पूछेंगे कि पोस्टिंग हो गई आपकी पाटन में, तो बोलेगे अरे ये तो छोटा सा जगह है। आपकी पोस्टिंग हो गई अहमदाबाद में, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो बड़े बड़े रोड बना रहा हूँ। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि आप कहाँ पे जाते हैं, क्या होता है आपकी। बहुत सारी जगहों पे ऐसा ही होता है कि कुछ कंडीशन हमारे हाथ में नहीं होती, तो हम उसको आंख बंद करके चला लेते हैं और अपना जैसे सूट होता है वैसा कर देते हैं। बहुत अच्छी बात शिव आपने शेयर की कि भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आपने सारी डिटेल शेयर की। लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है शिव कि जैसे कि आपके साल 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस भी है और अच्छा खासा आप जो काम कर रहे हैं, तो जो भी सिविल इंजीनियर जो सिविल इंजीनियरिंग के बाद भले ही चाहे वो एमटेक करे या टीचिंग फील्ड में प्रोफेसर फील्ड में है या खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो 5-6 साल के बाद एक इंजीनियर एक पर्टिकुलर सिविल इंजीनियर अपने आप को कहाँ पे देख सकता है, क्योंकि वहाँ पे एज टू एज रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है। कोई एज पे पैसे बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कई एज पे फैमिली की सिक्योरिटी की बात होती है, कई एज पे नाम है, ब्रांड है। तो ये सारी चीज़ को एक इंजीनियर आफ्टर 5 ईयर कैसे देख सकता है? जी बहुत सही सवाल है ये। इसमें ऐसा है कि देखिए हर करियर के पॉइंट पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जब हम कॉलेज से निकलते थे तो यही सुनते थे कि पैकेज 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख। फिर जब हम 5 साल एक्सपीरियंस हो जाते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। अगर 5 साल बाद आपका एक्सपीरियंस है, आपका पैकेज 20 लाख भी हो, लेकिन अगर आप काम ये कर रहे हैं कि आप एडमिन में हैं, आप पर्दे बदलवा रहे हैं किसी कंपनी में, तो वो काम सही नहीं है। आप देखते हैं 10 साल 15 साल बाद आपकी फैमिली लाइफ कैसी है। अगर उस वक्त आप ऑफशोर में हैं, चाहे आपकी पैकेज कभी 40 लाख हो, लेकिन आप अपने बच्चों के पास नहीं रह पा रहे हैं या परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो अब रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि कौन सी कंपनी चूज करना, कौन सी कंपनी को कब छोड़ना, लेकिन वहां पे कैसा समय बीतेगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम ज्वाइन करते हैं कहीं भी स्टार्टिंग करियर में इंजीनियरिंग के बाद, तो हम पैकेज देखते हैं, एक अच्छा पैकेज हो, पैकेज अच्छा मिल गया। फिर हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ कैसी है किसी कंपनी में, हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, क्या 10 साल बाद भी मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं यही रोड बनवा रहा हूँ, या मैं कॉन्ट्रैक्ट में जाऊंगा, या मैं टेंडर में जाऊंगा, या मैं बिजनेस डेवलपमेंट में जाता हूँ। फिर जब आप वहां चले जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, कि आप फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। तो ये सारे कंडीशन जो है आपके डिसीजन को फॉर्म करने में और आसानी पैदा करेंगे। क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे ही कलीग्स हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि अर्ली शादी करते हैं। जैसे गुजरात में ही होता है या हमारे ही जगह पे होता है, कुछ लोग अर्ली शादी करते हैं। तो वो लोग बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते। आप 25-26 की एज में आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 4 कंपनी बदल लूंगा। तो उस समय पे आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। जैसे किसी ने शादी कर ली, किसी का बच्चा है, किसी की फैमिली है, लाइबिलिटीज है, तो वो चेंज नहीं कर सकता। तो आप दूसरों के बहकावे में आके या दूसरों को देख के कि नहीं वो ये कर रहा है, कोई वहां पे जा रहा है, कोई चेन्नई चला गया, वहां उसकी 40 लाख तनख्वाह है, आप उससे अपना डिसीजन फॉर्म बिल्कुल ना करें। सबकी लाइफ बिल्कुल अलग है, सबके लाइबिलिटीज बिल्कुल अलग हैं। तो आप आपकी लाइबिलिटीज, आपके कंडीशंस को देख के डिसीजन फॉर्म करें और उस हिसाब से आपके करियर को प्लान करें। डायरी में लिखते चले कि आज मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, आज मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मैं पैसा कमाऊंगा। 10 साल बाद मुझे स्टेबल लाइफ चाहिए, तो मैं किसी ऐसी कंपनी में जाऊंगा या ऐसा कुछ धंधा करूंगा जहां भी मुझे थोड़ा परिवार को भी समय दे पाऊं और एक रिस्पेक्ट भी हो सोसाइटी में। और आफ्टर 30 ईयर्स आप ये चाहते हो कि अब मुझे लोड उतारना है, तो फिर मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे मैं कॉन्ट्रैक्ट देखूं, डॉक्यूमेंट्स देखूं और एक अथॉरिटी बन के काम करूं। तो इस तरीके से डिसीजन फॉर्मिंग होनी चाहिए। राइट, राइट। और कोई भी एस्पिरेंट जब प्रिपरेशन करता है तब से बेसिक उसका एक क्वेश्चन, और जनरली सभी स्टूडेंट के क्वेश्चन रहते हैं कि राइट बुक सोर्स कौन से यूज़ करने चाहिए। और पर्टिकुलर ये हमारी जो गवर्नमेंट एग्जाम में जीएस सिविल इंजीनियरिंग को अगर टारगेट करके चले, तो एक राइट बुक सोर्स के बारे में अगर हम बात शेयर करें तो आप क्या कहोगे? देखिए राइट बुक सोर्स ऐसा है कि एक मतलब
आप कौन सी पब्लिशर को या कौन सी पब्लिकेशन को एग्जैक्टली चुनेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो उस फील्ड में कैसा लिख रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा है कि कुछ राइटर्स हैं, कुछ ऑथर्स हैं जो किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा लिखा है और किसी एक फील्ड में अच्छा नहीं लिखा है। तो मैं ऐसा फोकस करता हूँ, जो मेरी तैयारी है और जो मैंने मेरे ब्रदर से सीखा है, मेरे ब्रदर आईएएस ऑफिसर हैं, तो उनसे जो मैंने सीखा है तैयारी करने का तरीका, सबसे बड़ी तैयारी करने का तरीका होता है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक का पीओ हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का कोई बहुत बड़ा एग्जाम हो, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर देख के आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी आज कहाँ स्टैंड कर रही है। किसी किसी बच्चे की तैयारी जो है थ्योरेटिकल लेवल पे कम होती है, तो उसे फिर किताब उठाना पड़ेगा। जो थ्योरी की किताबें, हमारे रेठलिया साहब बहुत बड़े ऑथर हैं गुजरात के, वो लिखते हैं, जो अच्छी अच्छी किताब का रेफरेंस से लिखते हैं। कुछ बड़ी किताबें हैं जिससे कि आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको रेफरेंस किताबें मिल जाएंगी, बट इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है। हाँ ये है कि आपका आज की तैयारी कहाँ स्टैंड करती है, वो चेक करने के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, जो कि मेड इजी पब्लिकेशन है और एक आईएएस मास्टर पब्लिकेशन है, दिल्ली के ही दोनों कोचिंग है, और ये दोनों काफी बेहतर किताबें निकालते हैं। तो आप इनका मटेरियल मंगवा सकते हैं। इनका आपको मटेरियल फर्स्ट हैंड में मिल जाएगा अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं, और अगर आपको जेरोक्स पढ़ना है तो भी आप बहुत सारे वो हैं, जेरोक्स की दुकानें हैं दिल्ली में, वहां से आप मंगवा सकते हैं। इनके नोट्स को, जो इनके टॉपर के नोट्स होते हैं, वो आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। तो एग्जाम की प्रिपरेशन में आप अगर मोटी मोटी किताबें उठाएंगे तो वो आपको थोड़ा दिक्कत करेंगी, क्योंकि मोटी किताबें जो है हमेशा इंजीनियरिंग के टाइम पे पढ़नी चाहिए, जो आपने 4 साल इंजीनियरिंग की है। उसके बाद अगर आप उठाएंगे तो आपका काफी समय निकल जाएगा, और राइट। ऐसा भी हो सकता है कि उस सब्जेक्ट से कुछ सवाल ही नहीं आए एग्जाम में। तो इसीलिए आपको ये करना है कि आपको टॉपर के नोट्स जो मेडिजी वगैरह में मिलते हैं वो मंगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मंगाने हैं और उसको सॉल्व करना है। फॉर जीपीएससी प्रीलिम्स मैं 2 किताब हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ। एक गुप्ता एंड गुप्ता की आती है सिविल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसको कि आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उससे डायरेक्ट आ जाएंगे तो आपका समय बच जाएगा। दूसरी किताब है जो कि मेड इजी पब्लिकेशन की आती है, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि काफी सिंपल होते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं मैं गेट का क्वेश्चन बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, लेकिन जीपीएससी का जो प्रीलिम्स का लेवल है वो यही है। आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको ये दोनों किताब को पूरा सॉल्व कर लेना है और इससे आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। मेंस की तैयारी में आपको प्रीवियस ईयर सारे बना देने हैं, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी मांगता है, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये किताबें मैं सजेस्ट करूंगा। और खुद का नोट्स तो जरूर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका समय कम है, आपके पास, आपने अब तक नहीं बनाए हैं, तो अभी मैं कहूंगा कि अभी आप नोट्स बनाने के पीछे मत लगिएगा। आप जो टॉपर के नोट्स हैं ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आजकल बहुत आसान है और लोग फ्री में शेयर कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात होती है। और आप वो पढ़ सकते हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते चलिए, और उसमें अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो आप उसको जाकर रिवाइज कीजिए। किताब लेके मत बैठिए, क्योंकि उतना समय नहीं है। राइट, राइट। और प्रीवियस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आपका ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको ये भी पता चलेगा कि 200 सवाल में से मुझे सिर्फ 10 की ही थ्योरी नहीं आती, बाकी सब तो मुझे आती है। तो सिर्फ राइट। आप उस 10 की ही थ्योरी पढ़ोगे, लेकिन आप किताब लेके बैठते हो तो आप पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक पढ़ते हो, उसमें से 60% जो आपके दिमाग में पहले से ही है। और सिर्फ अगर बात करें, जैसे आपने अभी ये बुक सोर्स के बारे में बात की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब निकालना हो तब वहाँ पे एक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें या सब्जेक्ट को कंप्लीट कर ले, लेकिन जब तक आप उसे कंप्लीटली प्रॉपरली रिवाइज नहीं करते तब तक वो चीज़ आपके दिमाग में फिट नहीं बैठती। तो आपका पर्टिकुलर रिवीजन पैटर्न क्या रहता था? आप किस प्रकार से रिवीजन करते थे? मैंने हर सब्जेक्ट के 10 पेज नोट्स बना रखे हैं और अभी भी है मेरे पास। हर सब्जेक्ट का, अगर कोई जैसे सॉइल मैकेनिक्स है तो उसके मेरे पास 10 पेज नोट्स हैं। उस 10 पेज नोट्स में पूरा सॉइल मैकेनिक्स आ जाना चाहिए, इंक्लूडिंग फॉर्मूला। आप रफली उसको बनाइए, कोई ऐसा नहीं है कि लाल पीला कलम लेके बना रहे हैं। उसको उसको जब आप रिवाइज करेंगे तब आपको उस वक्त हेल्प मिल जाएगी। आपको किताब और बड़ी बड़ी किताबों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चंस रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी पैनिक हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि परसों एग्जाम है और आज मुझे रिवाइज करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं यही करूंगा कि मैं जो मेरा 10 पेज नोट्स है उसमें एक बार नजर दौड़ा लूंगा। तो वो हर बच्चे के पास होना चाहिए, खुद का ही लिखा हुआ रफ में, जिसमें कि सारे फॉर्मूलाज हो और कुछ डिटेल्स हो। देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया, कुछ कंक्रीट में कितना कवर होता है वो हो गया, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट हो गया, कोई बीओडी सीओडी का लेवल हो गया। तो वो सब है ना, डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो आप उसमें लिख के रखेंगे तो काफी फायदा रहेगा उससे। राइट। और पर्टिकुलर एक लास्ट क्वेश्चन मुझे ये भी आपसे पूछना था कि टाइम टेबल जब भी स्टूडेंट बनाते हैं
तब होता ये है कि वो टाइम टेबल को रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते। तो अंदर से कहीं ना कहीं वो गिल्टी फील होती है कि यार टाइम टेबल में फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाऊँगा, या मैं बहुत मेरे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो प्रिपरेशन में बहुत पीछे हूँ। तो ये सारी चीज़ मैटर करती है आपका कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने में। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? टाइम टेबल का बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे मैं भी ऑफिस में था तो कभी पता चला कि आज मुझे शाम में पढ़ना है घर जाके और 8 बज गए ऑफिस में ही, या तो कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया साइड पे, तो उसका अलग मेंटल टेंशन। तो इसमें ये है कि आप टाइम टेबल जरूर बनाएं, लेकिन उसको बहुत रिजिड ना बनाएं। एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाए तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। आप टाइम टेबल एक वो बनाएं, ओवरऑल बनाएं, जैसे एक वीक का बनाएं कि हाँ मुझे इस वीक में ये सब्जेक्ट पूरा करना है, इसकी थ्योरी भी पढ़नी है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बनाने हैं। और मान लीजिए कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप आपकी किताब का फोटोज खींच सकते हैं, आपका स्कैन कर लीजिए, आपके बहुत सारे स्कैन के ऐप्स आते हैं। तो आप क्या हुआ कि आप 10 मिनट भी फ्री बैठे तो आप पलट पलट के देख सकते हैं उसको। आप लेटे हुए हैं, आप थोड़ा आपको टाइम चाहिए, आपने स्पेयर टाइम लिया हुआ है, आपको याद आया कि अरे उसका फॉर्मूला क्या था, तो आपके मोबाइल में मिल जाएगा, आपने मोबाइल में चेक कर लिया। तो इस तरीके का टाइम निकालना पड़ेगा। और टाइम टेबल बनाना उनके लिए आसान होगा जो बच्चे घर में हैं, जो नौकरी कर रहे हैं या जो एमटेक कर रहे हैं या प्रोफेसर हैं कहीं पे, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लिए यही है कि आप एग्जॉस्टिव बनाइए, थोड़ा ऊपर ऊपर से बनाइए, एक वीक का बनाइए, और बहुत रिजिड मत बनाइए, और बीच बीच में टाइम निकालते रहिए ऑफिस में वगैरह, तो आपको हेल्प मिलेगी उससे बहुत। तो फ्रेंड्स, ये थी शिव के साथ आज के हमारे इस इंटरव्यू का डिस्कशन। लेकिन अभी तक के जितने भी इंटरव्यू थे वो इंटरव्यू से थोड़ा बहुत ये इंटरव्यू अलग रहा, क्योंकि शिव के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था, 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस और वेल नोन। और आइडियली एक सिविल इंजीनियर का जो ड्रीम रहता है वैसे सभी कंपनीज़ में वो काम कर चुके हैं और बहुत अच्छा खासा स्कोर भी किया है, साथ में मल्टी टैलेंटेड भी है। तो बहुत अच्छी बात हमने ये इंटरव्यू में शेयर की। आई होप कि आपको ये सारी बातचीत आपको भी यूजफुल हो। और ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर के लिए है। कोई भी इंजीनियर इस इंटरव्यू में से कहीं ना कहीं सुन के एक आध दो पॉइंट इंप्लीमेंट करके वो भी अपनी लाइफ को कहीं ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच शिव कि आपने इतना टाइम दिया, और स्पेशली सिविल इंजीनियर वालों के लिए। और जहाँ पे 2 सिविल इंजीनियर मिलते हैं, हालांकि मेरा काम बिल्डिंग बनाने से ज़्यादा अब स्टूडेंट के मार्कशीट बनाने पे हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। सो बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, आपसे बात करके। और फ्रेंड्स, इस इंटरव्यू को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके ग्रुप तक इस इंटरव्यू को ज़रूर से पहुँचाए, ताकि शिव की एक आध बात आपके फ्रेंड तक भी पहुँचे और उसके रिजल्ट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो हमारा ये जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सार्थक होगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एवरी टाइम आप मुझे साथ सहकार जो देते हैं। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है कोई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि उसका आंसर भी अगर हम पॉसिबल हो तो दे पाएंगे। आपको इस इंटरव्यू को रिलेटेड या सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड या कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एवरी टाइम आप मुझे साथ और सहकार देते, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।